सो हे एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो गाइज, आप लोगों के लिए हम एसएससी सीएचएसएल का टॉप 20 जीके जीएस का एमसीक्यू लेकर आए हैं गाइज, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइज, और बिल्कुल ये आपकी एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है। तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए और कोशिश करिए कि आपसे कितना ज्यादा आपका करेक्ट आंसर होता है। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज गाइज, प्लीज प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि सिंधु सभ्यता किस काल से संबंधित है। ठीक है, तो बताइए कि किस काल से संबंधित है। ऑप्शन ए प्राग ऐतिहासिक काल, ऑप्शन बी आदि ऐतिहासिक काल, ऑप्शन सी ऐतिहासिक काल, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जो सिंधु सभ्यता है वो आदि ऐतिहासिक काल है। ठीक है, क्योंकि इसकी जो लिपि है वो नहीं पढ़ी गई है सिंधु सभ्यता की, तो इसलिए इसे आदि ऐतिहासिक काल में रखा गया। और इसकी जो सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो चित्रात्मक थी। ठीक है, इस जिसे मतलब चित्र के रूप में अंकित किया गया था। तो इस चीज को आप समझ सकते हैं इस फिगर के साथ। जैसे इस फिगर में आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक चित्र है। तो ऐसी ही सिंधु सभ्यता की जितनी भी लिपि है वो ऐसी ही चित्र की तरह जो है इसमें चित्र के रूप में अंकित है। जैसे ये हाथी है, यहाँ पे दो आदमी है, बीच में एक आदमी है, इस तरीके से अंकित की गई थी। इनकी जो लिपि है इस तरीके से, और इसे पढ़ा गया था। ठीक है, इसीलिए जो है इसे आदि ऐतिहासिक काल में रखा गया है। तो ये ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये आप सभी को पता होगा गाइस कि सिंधु सभ्यता की खोज है जो कि दयाराम साहनी ने की थी, जो कि सिंधु सभ्यता की खोज की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में हाइड्रोजन की खोज जो है वो किसने की है। तो बताइए हाइड्रोजन की खोज किसने की। तो ऑप्शन ए विलियम हार्वे ने, ऑप्शन बी कार्ल लैंडस्टीनर ने, ऑप्शन सी टेंसले ने, या ऑप्शन डी हेनरी कैंडेविस ने। सो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। हेनरी कैवेडिस जो है वो उन्होंने हाइड्रोजन की खोज की थी। और इन्होंने हाइड्रोजन की खोज कब की थी गाइस। 1766 में जो है इन्होंने हाइड्रोजन की खोज की थी। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 1766 में इन्होंने हाइड्रोजन की खोज की थी। गाइस, नोट करते जाइएगा और नोट बनाते चलिएगा गाइस, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत सारी चीज को क्लियर करूंगी। अगर बात करें इसके परमाणु संख्या की, तो परमाणु संख्या जो था इसका 1 था। ठीक है, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या जो है वो 1 है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ हाइड्रोजन की परमाणु संख्या जो है वो 1 है। ठीक है, और हाइड्रोजन के बारे में एक पॉइंट और नोट करिएगा कि ये रंगहीन भी होता है, गंधहीन भी होता है, और ज्वलनशील ये एक गैसीय पदार्थ होता है। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा गाइस। अगर बात करें कार्ल लैंड स्टीनर की, तो कार्ल लैंड स्टीनर ने खोज की थी ब्लड ग्रुप की। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कार्ल लैंड स्टीनर ने जो है वो ब्लड ग्रुप की खोज की थी। तो यहाँ पे जरूरी नहीं कि आपसे इसी वजह कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो है ये याद रखिएगा कि कार्ल लैंड स्टीनर जो है वो ब्लड ग्रुप की खोज की थी। अब बात करते हैं विलियम हार्वे की। तो विलियम हार्वे ने जो है वो रक्त परिसंचरण तंत्र की जो है वो खोज की थी। तो इस सबको नोट करते चलिएगा गाइस। मैं बार बार बोलती हूँ कि प्लीज नोट बनाया करिए। तो रक्त परिसंचरण तंत्र की जो है इन्होंने खोज की थी। तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ और आप भी लिख लीजिएगा। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी वो विलियम हार्वे ने की थी। अगर टेस्ले की बात करें तो टेस्ले जो खोज की थी वो इकोसिस्टम की खोज की थी। तो यहाँ पे है जो मैं सब वैज्ञानिक का जो है वो मैं बता दी हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, मैं बार बार बोल रही हूँ कि यहाँ पे अगर हम फिर से इसको देखें तो विलियम हार्वे जो है वो रक्त परिसंचरण की खोज की थी। कार्ल लैंडस्टीनर जो है वो ब्लड ग्रुप की खोज की थी। और टेस्ले जो है वो इकोसिस्टम की खोज की थी। और हेनरी कैविटीज जो है वो हाइड्रोजन की खोज की थी। और हाइड्रोजन का जो परमाणु संख्या है वो 1 है, ये ध्यान रखना है। और इन्होंने हाइड्रोजन की खोज कब की। तो 1766 में जो है इन्होंने हाइड्रोजन की खोज की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है कि पुलिकट झील अभ्यारण्य जो है इनमें से किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। सो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। पुलिकट झील अभ्यारण्य जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। और आंध्र प्रदेश के जो है वो नेल्लौर जिला में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नेल्लौर जिला लिख देती हूँ। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि किस सदन में अध्यक्ष जो है उस सदन का सदस्य नहीं हो सकता है। यानी कि जो सदन होता है उसमें आपसे ये पूछ रहा है कि उसका जो अध्यक्ष होता है वो उस सदन का सदस्य नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन ए राज्यसभा, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी विधानसभा या ऑप्शन डी विधान परिषद। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। राज्यसभा का जो सदस्य होता है वो उस सदन का सदस्य नहीं होता है, बल्कि जो अध्यक्ष जो होते हैं वो उस सदन का जो है सभापति होते हैं। ठीक है, तो ये सभापति होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ ये बहुत टाइम जो है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है और लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो उस सदन के सदस्य नहीं होके सभापति होते हैं। और इसका वर्णन जो गाइस है ये भी याद रखिएगा, ये संविधान के अनुच्छेद 89 और भाग 1 में जो है इसका वर्णन किया गया है। ये यहाँ पे जो है इसका वर्णन आपको देखने को मिलेगा, जब आप पढ़िएगा तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि इनमें से कौन सी धातु जो है वो हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई थी। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता में कौन सी धातु नहीं पाई गई थी। तो ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी चांदी या ऑप्शन डी लोहा। तो आप सभी को पता होगा कि हड़प्पा सभ्यता जो है वह एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। तो इसमें जो है जो नहीं पाया गया था वो हमारा लोहा नहीं पाया गया था, ये वैदिक काल में पाया गया था लोहा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें कि इसमें कौन कौन सी धातु पाई गई थी, तो तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी जो है ये हड़प्पा सभ्यता से मिले थे, और लोहा जो है वो वैदिक सभ्यता से मिले थे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। लोहा जो है यहाँ पे मैं लिख देती हूँ वैदिक सभ्यता, ताकि ध्यान रहे। यहाँ क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो लोहा है वो किस सभ्यता में मिले, तो ये ध्यान रखिएगा वैदिक सभ्यता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इस क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि संगीत नाटक अकादमी की स्थापना जो है वो कब हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन ए 1954 में, ऑप्शन बी 1950 में, ऑप्शन सी 1953 में या ऑप्शन डी 1948 में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 1953 में जो है वो संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई थी। और अगर आपसे पूछे कि साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी, तो ये भी ध्यान रखिएगा, साहित्य अकादमी का स्थापना जो है वो 1954 में हुई थी। तो ये ध्यान रखना है। तो मैं गाइज एक एक चीज को आपको क्लियर करते चल रही हूँ गाइज, तो प्लीज आप सभी इसका नोट जरूर बनाएगा गाइज, बहुत मेहनत लगता है। तो प्लीज आप लोगों से बस इतना ही चाहती हूँ कि नोट बनाइए, चीजों को ज्यादा से ज्यादा नोट करिए, तभी आपको चीजें याद रहेगी। तो प्लीज एक बार वीडियो को एंड तक जरूर देखें एंड सेकेंड टाइम नोट जरूर बनाइए। तो सही संगीत नाटक अकादमी की स्थापना जो है वो 1953 में हुई थी, और साहित्य अकादमी की स्थापना जो है वो 1954 में हुई थी। और इसकी जब स्थापना हुई थी तो वो 24 लैंग्वेज में जो हुआ था, यानी कि 24 भाषा में जो है इसका स्थापना हुआ था साहित्य अकादमी का। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 24 भाषाओं में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो किस देश के संविधान से प्रेरित है। ठीक है, तो ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी आयरलैंड या ऑप्शन डी कनाडा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आयरलैंड के संविधान से जो है वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो लिए गए। अगर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की बात करें तो आपके अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक जो है वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 36 से 51। और पूछे कि ये किस भाग में है गाइस, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये भाग 4 में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये आयरलैंड संविधान से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि मस्तिष्क में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला खनिज पदार्थ जो है वो कौन सा पदार्थ है। तो ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी जिंक, ऑप्शन सी सोडियम या ऑप्शन डी फास्फोरस। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मस्तिष्क में जो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला जो खनिज पदार्थ है वो सोडियम पाया जाता है मनुष्य के मस्तिष्क में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि इनमें से किस राज्य की यानी कि फोल्क डांस जो लोक नृत्य कला शैली जो है मयूर नृत्य है। ठीक है, तो मयूर नृत्य किस राज्य की लोक कला शैली। तो ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश।
तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आप फिगर में देख सकते हैं यहाँ पे जो है पीछे मोर की तरफ पंख लगाए हुए हैं और यहाँ पे जो है ये नृत्य हो रहा है, तो इसी नृत्य को जो है वो मयूर नृत्य कहते हैं और यह नृत्य जो है वो उत्तर प्रदेश में होता है। ये ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि इनमें से किस राज्य में अरावली पर्वत श्रेणियां जो है वो स्थित हैं। ठीक है, तो अरावली पर्वत श्रेणियां कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश या ऑप्शन डी तमिलनाडु। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जो अरावली पर्वत श्रेणियां है वो राजस्थान में स्थित है। ठीक है, तो एक पॉइंट ये याद रखिएगा कि ये सब गुजरात, राजस्थान और हरियाणा से लेकर ये पूरे जो है ये 800 किलोमीटर में जो है ये फैला हुआ है। ठीक है, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा। लेकिन जो 80% जो 800 का जो 80% भाग है वो हमारा राजस्थान में। ठीक है, इसलिए ज्यादातर अरावली पर्वत श्रेणियां, अगर ये ऑप्शन है राज्य के बारे में अगर पूछे तो आप राजस्थान पे क्लिक करिएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर राजस्थान होगा। और अरावली पर्वत श्रेणी जो है वो सबसे पुरानी पर्वत है, ये भी ध्यान रखिएगा। और जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है वो गुरु शिखर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा होगा गुरु शिखर, जो कि इसकी जो ये है वो 1722 मीटर है। ठीक है, तो 1722 मीटर आप ध्यान रखिएगा गुरु शिखर की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? ठीक है, तो ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी आयन मंडल, ऑप्शन सी समताप मंडल या ऑप्शन डी मध्य मंडल। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा पृथ्वी है। पृथ्वी के ऊपर हमारा क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल के ऊपर हमारा समताप मंडल है और ये हमारा फिर मध्य मंडल, फिर ताप मंडल, फिर ब्रह्म मंडल। ठीक है, तो जो ओजोन परत पाई जाती है वो पाई जाती है गाइस, मैं यहाँ पे बता देती हूँ, ये समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, तो ये जो है ये समताप मंडल में ही हमारा जो है ओजोन परत पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर बी जो है सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं कि जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, मौसम से संबंधित जितनी भी घटनाएं होंगी वो सब हमारा क्षोभ मंडल में होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और समताप मंडल में समान ताप होता है, इस वजह से एरोप्लेन जो है वो हमारी उड़ती कहाँ है, वो समताप मंडल में जो है वो एरोप्लेन उड़ती है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो एरोप्लेन उड़ती है वो हमारी समताप मंडल में होती है और मौसम से संबंधित जितनी भी घटनाएं होती हैं वो क्षोभ मंडल में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि निम्न में से किस धातु के संक्षारण से रंग हरा हो जाता है? यानी कि धातु जब खराब होने पे की अवस्था में आता है तो उसमें मतलब कि संक्षारण उसी को कहते हैं, तो उससे हरा हो जाता है। तो ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी चांदी या ऑप्शन डी लोहा। तो गाइज अगर जब लोहे पे जंग लगता है तो इसका कलर, आप जब जंग लगा होगा तो आप देखेंगे कि ये है ना लाल में लाल आपको दिखने लगेगा। ठीक है, जब इसका संक्षारण होता है लोहा का तो ये लाल दिखने लगता है। अगर चांदी की बात करें तो ये कोई भी लेडीज वगैरह अगर चांदी पहनती है तो वो बहुत समय के बाद जब वो होने लगती है तो ये काली हो जाती है। ठीक है, इसका जब चांदी का संक्षारण होता है तो ये काली हो जाती है। लेकिन जब तांबे पे जो जंग लगता है, तांबे जब खराब होने लगती है तो ये हरा रंग का हो जाता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हरा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर में ये तांबा है और इसको जब ये खराब लग रहा है, खराब हो रहा है, तो ये किस तरीके से परिवर्तित हो रहा है, इसका रंग हरे में देख सकते हैं आप यहाँ पे फिगर में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, तांबा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और सूक्त हैं? तो ऑप्शन ए 9 मंडल और 118 सूक्त, ऑप्शन बी 10 मंडल और 118 सूक्त, ऑप्शन सी 20 मंडल और 108 सूक्त या ऑप्शन डी 10 मंडल और 1028 सूक्त। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। जो ऋग्वेद में है वो 10 मंडल है और 1028 जो है वो सूक्त है। लेकिन जो ऋग्वेद का तीसरा मंडल है वो आपको ध्यान रखना है, जो तीसरा मंडल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो तीसरा मंडल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो गायत्री मंत्र है ये हमारा तीसरा ही मंडल में बताया गया। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि जो गायत्री मंत्र है वो हमारा तीसरा मंडल में है ऋग्वेद के, तो ये ध्यान रखिएगा। और ये किसको समर्पित है? तो ये सूर्य देव को समर्पित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि ऋग्वेद में इनमें से किसके लिए सबसे ज्यादा जो मंत्र का प्रयोग किया गया है वो किन के लिए किया गया है? तो ऑप्शन ए विष्णु, ऑप्शन बी अग्नि, ऑप्शन सी सोम या ऑप्शन डी इंद्र। तो गाइस इसको जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इंद्र को जो है वो सबसे ज्यादा मंत्र का प्रयोग किया गया और इंद्र को ही वर्षा का देवता कहा गया। तो ये ध्यान रखिएगा, मैं सिर्फ एक ही पॉइंट लिख रही हूँ, आप आगे लिख लीजिएगा। वर्षा का देवता जो है वो इंद्र को कहा गया है। गाइस नोट कर लीजिएगा, वर्षा का देवता यहाँ पे ध्यान रखिएगा क्योंकि इसमें पूछता रहता है। अग्नि जो है वो आग का देवता है। तो इस तरीके के जो पूरे प्रश्न समय सबको नोट करते चलिएगा क्योंकि ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि निम्न में से किस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है? तो ऑप्शन ए 21 जून, ऑप्शन बी 22 दिसंबर, ऑप्शन सी 21 मार्च या ऑप्शन डी 23 दिसंबर। तो गाइस बहुत लोगों को लगेगा कि 21 जून को जो है वो कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, जो कि ये गलत आंसर है। जब उत्तरी गोलार्ध होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्तरी गोलार्ध में जो सबसे बड़ा दिन है वो 21 जून को होगा। लेकिन अगर दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो ये 22 दिसंबर को होगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर। ठीक है, और एक चीज और याद रखिएगा, जो 12 मार्च है, ठीक है, 12 मार्च और 23 सितंबर को जो है इसमें जो है दिन और रात जो है वो बराबर होते हैं। तो ये भी नोट करिएगा क्योंकि दिन और रात कब बराबर होते हैं ये ध्यान रखना है आपको। दिन और रात जो है वो इक्वल होंगे 12 मार्च और 23 सितंबर को। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दिन और रात जो है वो इक्वल होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि वॉलीबॉल खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? ठीक है, तो ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 9 या ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 7। अगर आपको ध्यान रखना है जो पोलो में होते हैं उसमें टोटल 4 खिलाड़ी होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, पोलो में 4 खिलाड़ी होंगे। खो खो में जो है वो 9 खिलाड़ी होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि खो खो में जो है वो 9 खिलाड़ी होंगे। अगर वॉलीबॉल की बात करें गाइस तो इसमें जो है टोटल 6 खिलाड़ी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, 6 खिलाड़ी। ठीक है, और अगर 7 खिलाड़ी की बात करें तो इसमें आपके वाटर पोलो हो जाएगा या फिर कबड्डी। कबड्डी में जो है वो 7 खिलाड़ी होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि इसमें जो है खेल से रिलेटेड खिलाड़ियों की संख्या पूछता ही गाइस। तो प्लीज इसको नोट करते चलिएगा, मैं बार बार बोल रही हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि बंगाल में द्वैत शासन जो है वो किसने लागू किया था? ठीक है, तो सबसे पहले ये बता देते हैं कि बंगाल में जो द्वैत शासन लागू हुआ था वो 1765 में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि जरूरी नहीं आपसे ये भी पूछे, आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये लागू कब हुआ था और इसको लागू किसने किया था। तो ऑप्शन ए वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन सी हेक्टर मुनरो या ऑप्शन डी आयर गुड। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। रॉबर्ट क्लाइव ने जो है वो 1765 में इसको जो है शुरू किया था, लेकिन इसको समाप्त किया था वॉरेन हेस्टिंग। तो वॉरेन हेस्टिंग ने इसको कब समाप्त किया था ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसको जो समाप्त किया था वो 1772 में जो है द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया था। तो यहाँ पे आप इसको भी नोट कर लीजिएगा क्योंकि दोनों चीज आपको ध्यान होना चाहिए कि स्टार्ट कब हुआ था और समाप्त कब हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है वो कौन सुमेलित नहीं कर रहा है? तो ऑप्शन ए सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी नाथुला दर्रा मेघालय में, ऑप्शन सी जोजिला दर्रा जम्मू एवं कश्मीर में या ऑप्शन डी बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। तो गाइस आपको बता दें सिपकिला दर्रा जो है वो कि हिमाचल प्रदेश में, ये करेक्ट होगा। जोजिला दर्रा जो है वो जम्मू कश्मीर में है, ये भी करेक्ट है। बोमडीला दर्रा जो है वो आपका अरुणाचल प्रदेश में, ये भी करेक्ट है। लेकिन ये रॉन्ग है, नाथुला दर्रा जो है वो आपका मेघालय में नहीं होकर ये आपका जो है सिक्किम में है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये आपका जो है वो सिक्किम में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि कैमूर वन्य जीव अभयारण्य जो है वो इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या ऑप्शन डी बिहार। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कैमूर वन्य जीव अभयारण्य जो है वो हमारा बिहार राज्य में स्थित है, ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो गाइस ये हमारा आखिरी प्रश्न है गाइस। अगर होपफुली आपको ये पसंद है तो प्लीज प्लीज गाइस मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा गाइस। तो चलिए आज का आखिरी प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा बंजर भूमि का विस्तार है। तो ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात या ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो गाइस सबसे ज्यादा बंजर भूमि का विस्तार जो है वो राजस्थान में है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे ज्यादा जो बंजर भूमि है वो राजस्थान में, आप सभी को पता होगा। तो होपफुली गाइस आप लोगों के लिए आज के लिए इतना ही है गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। धन्यवाद।